नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आया था। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 जब आया था, तब उन्होंने जानकारी दी थी कि वो कुछ ही टाइम में मॉडल लेके आने वाले हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स का। ये मॉडल की उन्होंने बात करी थी। गवर्नमेंट ने बोला था सेक्शन 29 के तहत कि हम क्या है स्टैंडिंग ऑर्डर्स का मॉडल लेके आने वाले हैं। ये मॉडल में हम जानकारी देने वाले हैं कि सर्विस के कंडीशंस कैसे होने वाले हैं और उसके रिलेटेड सारे मैटर्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। अब गवर्नमेंट है वो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स के साथ आ गई है और गवर्नमेंट ने ये ड्राफ्ट ऑर्डर्स इशू किए। अगर मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर की हम बात करें तो ये ऐसे एस्टेब्लिशमेंट को, ऐसे कंपनीज को अप्लीकेबल है जिनके यहाँ 300 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, 300 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, उनको ये अप्लीकेबल है। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि ये मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो है इंडस्ट्री जो है ये डायरेक्टली इसको एज इट इज अडॉप्ट कर सकती है, या फिर उनको कुछ बदलाव करने हैं अपने इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बदलाव कर सकते हैं और सर्टिफाइंग ऑफिसर से सर्टिफाइड करके ले सकते हैं। अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करने हैं तो वो करवा सकते हैं। अगर ये मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स की बात करें तो फिलहाल ये ड्राफ्ट है। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि आपके जो भी ऑब्जेक्शन है या फिर सजेशन है हमें 30 डेज के अंदर आप बता दो, ताकि ये मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर ऐसे कैसे बनेंगे और इंडस्ट्री जो है इनको जिनको पूरा का पूरा अडॉप्ट करना है वो करेंगे, जिनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से अडॉप्ट करना है वो करेंगे। ये 300 से ज्यादा जिनके वर्कर्स है उसके लिए ये अप्लीकेबल है। गवर्नमेंट ने ये अलग अलग फॉर्मेट में दिया है, सर्विस सेक्टर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और माइंस के लिए, लेकिन देखा जाए तो सब में लगभग सेम प्रोविजंस है। तो आइए करते हैं हम बात सर्विस रिलेटेड क्या क्या मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स हमें बता रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने वर्कर्स की डेफिनेशन दी है। बहुत सारी डेफिनेशन हमें मालूम ही रहती है अगर हम नौकरी करते हैं तो। परमानेंट एम्प्लॉय क्या होते हैं, टेम्पररी परमानेंट मतलब जिनका प्रोबेशन पीरियड खत्म हुआ है 6 महीना का, टेम्पररी मतलब एक पर्टिकुलर काम के लिए अपॉइंट हुए, अप्रेंटिस मतलब जो इंटर्नशिप लेके आए, प्रोबेशनर्स मतलब जिनको 6 महीने का प्रोबेशन दिया जाता है उसके बाद वो परमानेंट किए जाते हैं, ऐसे वाले एम्प्लॉय। इसके बाद बदली मतलब परमानेंट एम्प्लॉय या फिर प्रोबेशनल नहीं रहेगा तब काम करते हैं। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट मतलब ऐसे एम्प्लॉय जो फिक्स टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं और एक पर्टिकुलर टर्म खत्म होने के बाद वो नौकरी छोड़ देते हैं, ऐसे वाले एम्प्लॉय। इसके बाद आइडेंटिटी बैज और कार्ड। यहाँ पे एक मुद्दा बोला है उन्होंने कि सारे के सारे वर्कर्स है कंपनी के, उनको कंपनी ने क्या देना चाहिए, आइडेंटिटी बैज या फिर कार्ड देना चाहिए, जिसपे वो एम्प्लॉय का पूरा नाम रहेगा, एम्प्लॉय नंबर रहेगा, उसका ब्लड ग्रुप रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा और उसका रिसेंट फोटोग्राफ रहेगा। वर्कर जो है उसको आइडेंटिटी बैज या फिर कार्ड अपने वर्किंग आवर्स में पहनना कंपलसरी है। साथ ही साथ सिक्योरिटी गार्ड को वो प्रोड्यूस करना जरूरी है जब भी सिक्योरिटी गार्ड पूछेगा तब, और साथ ही साथ वो प्रोड्यूस करने के बाद ही उसको अधिकार दिया जाएगा कि वो अपने प्रीमाइजेस में, कंपनी के प्रीमाइजेस में रहे, एंट्री करे और वहां ही का वो काम करते रहे। ये आइडेंटिटी कार्ड बैच ये ट्रांसफरेबल नहीं रहेंगे, दूसरे किसी लोगों को, वर्कर्स को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये भी बात बोली है। और ये सेफ कस्टडी रखनी चाहिए आइडेंटिटी ऑफ, जो आपका आइडेंटिटी कार्ड वगैरह जो दिया जाएगा ये वर्कर की जिम्मेदारी है कि वो उसको सेफ कस्टडी में रखे, ये बात इसमें बोली गई है। साथ ही साथ जो भी वर्कर है जो काम करना छोड़ दिए हैं मतलब नौकरी छोड़ दिए हैं या फिर जो सस्पेंड हुए, उनकी जिम्मेदारी है कि अपना आई कार्ड जो है, आइडेंटिटी बैज या फिर कार्ड डिपार्टमेंट हेड को दे, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को वो सबमिट करे। आगे उन्होंने सेक्शन 5 बोला है कि आपके जो वर्किंग टाइमिंग जो है ये जानकारी कंपनी को देने को बोला है। कंपनी को ऐसा बोला है कि आप अपने वर्कर्स को क्या करो कि आपके वर्किंग आवर्स जो है उसकी जानकारी कंपनी के नोटिस बोर्ड पे आप लिख के दो या फिर इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड पे लिख के दो, और आपका जो ह्यूमन रिसोर्स पोर्टल है या फिर आईटी एप्लीकेशन आप जो अपने कंपनी में लगाए हुए हो उसमें आप दिखा के रखो कि कितने घंटे वर्कर्स की ड्यूटी रहने वाली है। या आप हिंदी में, इंग्लिश में या फिर लोकल लैंग्वेज में जो एरिया में मेजॉरिटी लोग जो भाषा बोलते हैं उस भाषा में आपने लिख के दिया तो भी चलेगा। आगे उन्होंने ऐसा बोला है कि आईटी सेक्टर वाले एम्प्लॉय होते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, इसलिए उनके जो वर्किंग आवर रहेंगे वो बट ऑब्वियस है उनके एग्रीमेंट और कंडीशंस रहेंगे जो अपॉइंटमेंट के, उसके हिसाब से रहने वाले हैं। अगर आपके वर्किंग आवर्स अगर बदलते या फिर आपके शिफ्ट बदलते, शिफ्ट टाइमिंग बदलते हैं, या फिर आप बाकी दिनों में काम करने वाले हो हॉलीडे सिस्टम के हिसाब से, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा,
कंपनी को बोला है कि आप अपने नोटिस बोर्ड पे इस बारे में जानकारी दो या फिर इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड पे एम्प्लॉयज को आप इस बारे में जानकारी दोगे। छुट्टियों की बात करें कि छुट्टियां मतलब हॉलीडेज, पे डेज और वेज रेट्स, यहाँ पे भी ऐसा बोला है कि ये जो डेज होते हैं इस बारे में इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जो हॉलीडेज, पे डेज, ये भी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड पे लिख के देना चाहिए। साथ ही साथ वेबसाइट पे ह्यूमन रिसोर्स पे पोर्टल से इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। साथ ही साथ नेशनल हॉलीडेज, फेस्टिव हॉलीडेज, इसके बारे में भी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड पे या फिर नोटिस बोर्ड पे या फिर ह्यूमन रिसोर्स पोर्टल पे देखिए रखनी चाहिए। अगर वर्कर को बोला गया कि आप हॉलीडे के दिन काम करो, तो उसको ये कायदे के हिसाब से उसको जो भी बेनिफिट दिए जाने चाहिए वो दिए जाने चाहिए, वो दे देने चाहिए कंपनी ने। वेज बैंड की जानकारी भी उन्होंने देने को बोला है, आपका कौन सा बैंड में आप काम कर रहे हो, तो वो भी जानकारी उन्होंने नोटिस बोर्ड पे ह्यूमन रिसोर्स पोर्टल पे देने को बोला है। आगे जाते हैं शिफ्ट वर्किंग। अगर कंपनी में एक से ज्यादा अगर शिफ्ट में काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट या फिर डिपार्टमेंट, और एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं एम्प्लॉयर के हिसाब से, और एक से ज्यादा शिफ्ट अगर वर्क कर रही है, तो क्या होता है कि वर्कर जो है उसको एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में ट्रांसफर किए जाते हैं। लेकिन शिफ्ट जो है वो किसी भी हालात में बंद नहीं होने वाली है जब तक 21 दिन का नोटिस एम्प्लॉयज को नहीं दिया जाएगा। उनको रिटर्न नोटिस देना चाहिए वर्कर्स को अगर आप कोई शिफ्ट बंद कर रहे हो तो। अगर नोटिस की जरूरत कब नहीं रहेगी, क्योंकि शिफ्ट जो है वो बंद होने की नोटिस देने की जरूरत कब नहीं रहेगी, कि वर्कर्स के साथ अगर एग्रीमेंट रहा या फिर म्यूचुअली अग्रीड रहेंगे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, इसके केस में अगर शिफ्ट बंद हुई तो जानकारी देने की जरूरत नहीं है। अगर शिफ्ट बंद होने के बाद कोई भी वर्कर जो है वो रिट्रेंच हो गया तो रिट्रेचमेंट के हिसाब से उसको कंपेंसेशन देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि शिफ्ट वर्किंग जो है ये रिस्टार्ट अगर होने वाला है तो वर्कर जो है उनको वापस से नोटिस देनी चाहिए, और उनको री एम्प्लॉयड अगर कर रहे हो तो आप उनको अकॉर्डिंगली कोड और स्टेट रूल्स के हिसाब से आप अपॉइंट कर सकते हो। मतलब क्या होता है, कोई भी शिफ्ट अचानक से बंद कर देते, शिफ्ट बंद करे तो वो सारे एम्प्लॉय जो है उनका नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्होंने जानकारी दी है कि शिफ्ट बंद कर रहे हो। और शिफ्ट बंद करने के बाद क्या होता है, कुछ लोगों की जॉब जाती है, कुछ लोगों को दूसरे शिफ्ट में एडजस्ट करते हैं। जैसे एडिशनल शिफ्ट अगर स्टार्ट करती है या फिर शिफ्ट जो है वो रिस्टार्ट करते या फिर डिसकंटिन्यू करते या फिर ऑल्टर्ड करते, जो भी आप करने वाले हो उस बारे में वर्कर्स को 21 दिन पहले नोटिस देना कंपलसरी बोला है। तो आगे चलते हैं हम। आप अगर शिफ्ट वर्किंग के अगर आप चेंजेस करने वाले हो, शिफ्ट की टाइमिंग अगर आप बदलने वाले हो, मतलब आप डिसकंटिन्यू करने वाले हो शिफ्ट या फिर आप रीस्टार्ट करने वाले हो कोई शिफ्ट जो स्टैंडिंग ऑर्डर में बोला गया है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले नोटिस आपको डिस्प्ले करनी पड़ेगी नोटिस बोर्ड पे, इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड पे, ह्यूमन रिसोर्स पोर्टल पे। साथ ही साथ कोई भी ट्रेड यूनियन जो है उनके पास भी आपको जानकारी देनी पड़ेगी, ये कॉपी नोटिस की देनी पड़ेगी, आप कोई शिफ्ट डिसकंटिन्यू कर रहे हैं या फिर रिस्टार्ट कर रहे हैं या फिर शिफ्ट बदल रहे हो। वर्क फ्रॉम होम के बारे में बोला गया है कि वर्क फ्रॉम होम जो है उसके बारे में बोला गया है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों अपने अपॉइंटमेंट के टर्म्स के हिसाब से या फिर अपने एग्रीमेंट के हिसाब से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अलाउड कर सकता है कि वो घर से काम करे, और तब तक काम करे जब तक एग्रीमेंट में बोला गया है या दोनों में जो एग्रीमेंट दोनों में जो म्यूचुअली एग्री किया है उसके हिसाब से वो घर से काम कर सकते हैं। इसमें आगे बोला है कि अटेंडेंस और लेट कमिंग, कुछ एम्प्लॉयज को आदत होती है कि वो घड़ी घड़ी लेट आते हैं तो उनकी सैलरी डिडक्ट होती रहती है। यहाँ पे बोला गया है कि सारे वर्कर जो है वो एक जो टाइम फिक्स किया गया है उनके शिफ्ट का या फिर उनके नौकरी का जो टाइम फिक्स किया है वो टाइम में वो कंपनी में एंट्री करेंगे। जो वर्कर लेट रहेंगे उनका सैलरी डिडक्ट हो जाएगा। कोड ऑफ वेजेस में इस बारे में ऑलरेडी जानकारी गवर्नमेंट ने दे दी थी। वर्कर जो है वो रेगुलेशंस उनके वर्किंग आवर्स रिलेटेड है वो घड़ी घड़ी फॉलो करने वाले हैं। वर्कर जो है वो अपना अटेंडेंस जो है वो जैसे ही शिफ्ट स्टार्ट होगी उसके पहले रजिस्टर करेंगे, और जैसे ही शिफ्ट खत्म होगी तब भी वो रजिस्टर करेंगे, और यूनिफॉर्म चेंज करने के पहले वो करेंगे। वर्कर जो है अपने आईडी कार्ड, बायोमेट्रिक्स और जो भी सिस्टम है जो इसके हिसाब से अपना अटेंडेंस लगा सकते हैं। जो भी उनको आईडी कार्ड दिया जाता है आईडी कार्ड पंच करके वो एंट्री मारते हैं।
वर्कर जो है वो किसी दूसरे का आईडी कार्ड जो है वो पंच नहीं करेंगे एंट्री करने के लिए, दूसरे का अटेंडेंस नहीं लगाएंगे, ये बात भी यहाँ पे बोली गई है। जो वर्कर लेट आएंगे शेड्यूल टाइम के हिसाब से, उनको प्रीमाइजेस में एंटर करने की परमिशन नहीं दी जाएगी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने, अनलेस परमिशन जो है मैनेजर ने अगर अग्री किया रहेगा कि आप दे दो परमिशन, या फिर कोई ऑफिसर रहेगा कंपनी का उसने अगर अलाउड किया तो उसको परमिशन दी जाएगी, नहीं तो लेट आने वाले एम्प्लॉय को परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके बाद वर्कर जो है उसको absent माना जाएगा अगर वो ड्यूटी पे आने को फेल हो गया, अनलेस उसने परमिशन ली है कि मैनेजर से या फिर ऑथोराइज ऑफिसर से कि मैं आज नहीं आने वाला हूं, तो फिर ये बारे में जानकारी उसने अगर नहीं दी है तो फिर उसको absent माना जाएगा। वर्कर जो है हमेशा लेट आता है और या फिर घड़ी घड़ी absent रहता है, उसकी पगार जो है वो कट करने का अधिकार कोड ऑफ वेजेस 2019 में ऑलरेडी दिया गया है। यहाँ पे वर्कर्स को स्ट्रिक्टली बोला है आप दूसरों का अटेंडेंस नहीं लगाओगे, साथ ही साथ खुद का अटेंडेंस लगाओगे, आपका बैज जो है आप संभाल के रखोगे। आप अगर बगैर बोले absent रहे तो फिर आपको absent माना जाएगा, नौकरी पे नहीं माना जाएगा, आपकी सैलरी कट हो सकती है। आप घड़ी घड़ी लेट आते हो तो भी आपकी सैलरी कट हो सकती है, ये बात यहाँ पे बोली गई है। अगर हम लीव की बात करें तो हॉलीडेज जो है वो अलाउड किए जाएंगे। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस के कोड में उन्होंने जानकारी दी है कितने दिन की लीव रहेगी, उसके हिसाब से आपको लीव अलाउड किए जाएंगे। लीव आपको अधिकार करके नहीं ले सकते आप। वर्कर जो है जिनको लीव लेनी है उन्होंने क्या करना चाहिए, अपने एम्प्लॉयर या फिर अपने ऑफिसर जो है उसको एप्लीकेशन देना चाहिए 7 दिन पहले एडवांस में, उसको लिख के एप्लीकेशन देना चाहिए 7 दिन पहले। इसके बाद जो आपका ऑफिसर है या फिर एम्प्लॉयर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको हफ्ते भर के अंदर आपको जवाब दे, या फिर 2 दिन पहले एटलीस्ट आपकी लीव जो स्टार्ट होने वाली है उसके 2 दिन पहले एटलीस्ट आपको वो जवाब दे। जो भी अर्लियर रहेगा तब उसने आपको जवाब देना चाहिए। मतलब मान लो कि आपको बोला आपको जाना है 15 जनवरी को और आज 1 तारीख है, अगर आपने आज एप्लीकेशन दिया तो बट ऑब्वियसली आपने 7 दिन पहले दिया, भले आपने 15 दिन पहले दिया, मतलब 7 दिन पहले का कंडीशन है, आपने 15 दिन पहले दिया, तो मैनेजर की क्या जिम्मेदारी है कि आपके लीव चालू होने के 2 दिन पहले, मतलब या तो 13 तारीख को या तो आपको 7 तारीख के पहले जवाब देना चाहिए। विच एवर इज अर्लियर आपको जवाब देना चाहिए कि आपको छुट्टी मिलने वाली है कि नहीं है। अगर लीव आपने अप्लाई करी और लीव जो है आपकी जिस दिन आपने एप्लीकेशन डाला है उसी दिन अगर वो चालू हो रही है या फिर 3 दिन के अंदर चालू हो रही है, तो वर्कर जो है उसने मेंशन करना चाहिए कि आपने लेट क्यों सबमिट किया है एप्लीकेशन फॉर लीव। आपके अगर लीव चालू होने के टाइम ही या फिर 3 दिन पहले आपने एप्लीकेशन दिया है, मतलब मुझे 15 को जाना है, मैंने 12 या 13 तारीख को एप्लीकेशन दिया है, तो मुझे रीजन लिख के देना पड़ेगा कि मैंने ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इतना इमीडिएट इतना लेट मैंने क्यों फाइल कर रहा हूँ। साथ ही साथ द ऑर्डर उसी दिन अगर दी जानी चाहिए, तो ऐसे केस में जो ऑर्डर जो है लीव की एम्प्लॉयर ने उसी दिन देनी चाहिए। अगर लीव आपकी रिजेक्ट कर दी गई या फिर पोस्टपोन कर दी गई तो आपको जो आपकी लीव क्यों रिफ्यूज की गई, क्यों पोस्टपोन की गई और उसके बारे में जो सारे रीजन है ये आपका जो मैनेजर है या फिर एम्प्लॉयर है उसने लिख के आपको देने चाहिए। वर्कर जो है लीव पे जाने के बाद या लीव पे एक बार वर्कर चला गया और वहां पे उसको लगा कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए, मुझे और 4-5 दिन घर पे रुकना है, तो वो अपने एम्प्लॉयर को या फिर अपने ऑफिसर्स को लिख के दे सकता है, जिसके बाद वो आपको रिटर्न रिप्लाई देगा आपको लीव ग्रांट की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। और ये आपको उस आपके एड्रेस पे भेजेगा, आपको जो जवाब है वो इधर ईमेल आईडी पे या फिर आपने जो एड्रेस दिया है कंपनी को, परमानेंट एड्रेस जो भी एड्रेस दिया है वो एड्रेस पे आपकी पहले वाली लीव खत्म होने के पहले आपको जवाब मिल जाना चाहिए। ऐसे वो आपको जवाब देगा आपका मैनेजर या फिर आपका एम्प्लॉयर। लीव आपके वेजेस और अलाउंस के साथ सारे वर्कर्स को दी जानी चाहिए एज पर लॉ अप्लीकेबल। कोई भी एम्प्लॉय जो है लीव पे रहने के पहले अ, कोई भी एम्प्लॉय जो है अपने लीव पे रहने के टाइम कोई भी और एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता या फिर कोई और प्रॉफिट और गेन वाला काम नहीं कर सकता। ये भी बात यहाँ पे नजर आ रही है, ये भी उन्होंने बोला है कि आप छुट्टी लेके कोई और काम कर रहे हो और फिर
बाद में वापस कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैजुअल लीव, वर्कर जो है वो कैजुअल लीव ले सकते हैं, 10 दिन से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। एग्रीगेट एक कैलेंडर ईयर में 10 दिन से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। और ये जो लीव है ये 3 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एट अ टाइम। आप अगर लीव साल में 10 दिन से ज़्यादा नहीं ले सकते और एट अ टाइम 3 दिन से ज़्यादा नहीं ले सकते। अनलेस अगर आप बीमार हो तो आप ले सकते हो। ये लीव जो है ये आपके स्पेशल सर्क्यूमस्टांसेस के लिए दी जाती है। कैजुअल लीव मतलब कोई गुजर गया खानदान में या फिर किसी को बच्चा पैदा हुआ तो ये लीव लोग जनरली लेते हैं, जिसका कोई आपको तारीख एग्जैक्ट मालूम नहीं रहती, अचानक से आपको लीव लेनी पड़ती है। और इसके लिए प्रीवियस परमिशन जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के थ्रू आपको लेनी पड़ेगी। जब आप ये लीव लेने के पहले आपको आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पॉसिबल नहीं रहेगा, मान लो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है आउट ऑफ रीच है, कोई विदेश चला गया है, तो अब आपको ये पॉसिबल नहीं रहेगा। तो आपको जैसे ही जितना जल्द से जल्द हो सके आप उसको रिटर्न में इन्फॉर्म करोगे कि आप कौन से तारीख से कौन से तारीख तक आप छुट्टी पे रहने वाले हो कैजुअल लीव पे। पेमेंट ऑफ वेजेस, आपके पगार के बारे में स्टैंडिंग ऑर्डर्स आए हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपके सारे पेमेंट जैसे आपके पगार आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करके दिए जाने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मोड या फिर डिजिटल फॉर्म से। आपको जो पेमेंट दिया गया है वो आपको आपके एसएमएस के थ्रू कंपनी ने बताना चाहिए, ईमेल के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे व्हाट्सएप पे भी आपको बता सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको सैलरी स्लिप भी दे सकते हैं। आपका वेज पीरियड कौन सा, आपका कितना वेज पीरियड है, साथ ही साथ आपकी पेमेंट डेट जो है हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में मेजॉरिटी लोगों में, या आपके कंपनी के नोटिस बोर्ड पे लिखी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड पे लिखी होनी चाहिए। अगर आपको वेजेस दी जानी चाहिए लेकिन आपको नहीं दी गई है तो फिर इसको अनक्लेम्ड वेज पे डे में ये ऐड कर देना चाहिए। सारे वर्कर जो है उनको यहाँ पे बोला है उनको वेजेस दी जाएगी। वर्किंग डे जैसे आपके वर्किंग डे खत्म होते हैं उसके 7 दिन के अंदर आपको पगार मिल जानी चाहिए। मतलब आपका अगर जनवरी की पगार जो है वो 7 फरवरी के पहले आ जानी चाहिए। सर्विस रिकॉर्ड, आपकी जो सर्विस रिकॉर्ड है, सर्विस रिकॉर्ड में जनरली क्या होता है कि आपका जो घर का एड्रेस, आपका एज या फिर आपके सारी चीजें इस बारे में जानकारी। सर्विस कार्ड, सर्टिफिकेशन ऑफ सर्विस, जैसे आपका रेसिडेंशियल एड्रेस और साथ ही साथ आपके एज रिलेटेड फॉर्म, इसको इन्होंने सर्विस रिकॉर्ड का नाम दिया है। सारे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जो है ये सर्विस कार्ड मेंटेन करने वाले हैं हर एम्प्लॉई के लिए, इलेक्ट्रॉनिकली या फिर मैनुअल में, जिसमें वर्कर की बारे में जानकारी नोट की जाएगी। जिससे क्या होगा कि वर्कर को फॉर्म आए, यहाँ पे नीचे उन्होंने फॉर्म भी दिया, हम देखेंगे फॉर्म कैसे मैनुअल मेंटेनेंस रहेगा तो सर्विस कार्ड जो है वो अटैच किया जाएगा, ऑफिसर के फाइल में लगाया दिया जाएगा। सारे वर्कर जो है उनको सर्विस सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। जैसे आप जॉब छोड़ते हो जिसमें आपने कौन सा काम किया है, आपकी डेजिग्नेशन क्या थी और आपका पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या था, आपने कितने समय के लिए कहाँ पे काम किया है, या आप जब भी जॉब छोड़ोगे तब आपको दिया जाना चाहिए। आप भले डिस्चार्ज हो, टर्मिनेट हो, रिटायर हो या फिर रेजिग्नेशन देके आप निकल रहे हो, आपको ये मिलना चाहिए। वर्कर जो है वो एम्प्लॉयर को इमीडिएटली एंगेजमेंट होने के बाद वर्कर सबसे पहले क्या बताएगा एम्प्लॉयर को, जैसे आप कहीं जॉब ज्वाइन करोगे तब आप एम्प्लॉयर को बताओगे आपका परमानेंट और आपका लोकल रेसिडेंशियल एड्रेस, मोबाइल नंबर और डिजिटल कम्युनिकेशन जैसे आपका ईमेल आईडी, इस बारे में जानकारी दोगे। और इसके बाद क्या होगा कि आपने जब भी आपका इसमें कोई बदलाव आएगा आपके एड्रेस में, ईमेल आईडी में, मोबाइल नंबर में या फिर रेसिडेंशियल एड्रेस में, तो आपने तुरंत बदल देना चाहिए, क्योंकि ये जो एड्रेस एम्प्लॉयर के पास रहेगा, आपकी कंपनी के पास रहेगा, उसके ऊपर ही कंपनी आपके रिलेटेड कम्युनिकेशन भेजते रहने वाली है। वर्कर जो है उन्होंने अपना एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ बताना चाहिए अपने कंपनी को। ये आप कैसे बताओगे, आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से जानकारी दोगे या फिर आपका जो ग्राम पंचायत या फिर म्यूनिसिपालिटी लोकल अथॉरिटी है वहां से आपके डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफाइड कॉपी मिल सकती है या फिर आधार कॉपी मिल सकती है। ये सब अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एफिडेविट बनवा के लेना पड़ेगा गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर से, जो असिस्टेंट सर्जन के बिलो रैंक का नहीं है, उससे आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है।
इसमें आपको एफिडेविट में जानकारी दी जाती है, आपके रिश्तेदार है वो भी जानकारी देते हैं, और फिर इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट लिया जाता है। आपकी अगर जन्म की तारीख अगर मालूम नहीं हो तो वो पकड़ी जाएगी 1 जुलाई, उस पर्टिकुलर साल की 1 जुलाई पकड़ी जाएगी। जिस साल के आप लगते हो उस साल की 1 जुलाई तारीख पकड़ी जाएगी। अगर पहले ही स्टैंडिंग ऑर्डर के पहले ही आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर आपने एम्प्लॉयर को बताई दी है तो ये इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी अगर सबमिट की गई हो, ये बात इनके लिए हो रही है कि जिनका डेट ऑफ बर्थ अभी तक सबमिट नहीं हुआ है उनके लिए ही दी गई है। कंफर्मेशन, एम्प्लॉयर जो है आपके जॉब के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से, मतलब आपका जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट होता है इसके हिसाब से आपको कंफर्म करेगा आपका जॉब और आपको लेटर ऑफ कंफर्मेशन देगा। जब भी वर्कर कंफर्म होगा इसके कंफर्मेशन रिलेटेड एंट्री रजिस्टर में की जाएगी और उसके रिलेटेड सर्विस कार्ड बनाया जाएगा 30 दिन के अंदर। जिस दिन कंफर्मेशन आपका होगा उसके 30 दिन के अंदर सर्विस कार्ड, मतलब जिसमें आपकी पूरी जानकारी रहेगी, आपका नाम, आपका पता, आपका उम्र, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपकी जन्मदिन, जन्म तारीख, ये सारी बारे में जानकारी रहेगी। एज ऑफ रिटायरमेंट, एज ऑफ रिटायरमेंट या फिर सुपर एन्युएशन की बात करें तो ये इस तरीके से डिसाइड किया जाएगा, एम्प्लॉयर और वर्कर ये दोनों अपने आपस में रिटर्न एग्रीमेंट से कर देंगे, या फिर जो सेटलमेंट और अवार्ड है जो बाइंडिंग रहेंगे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, जो तारीख वो डिसाइड करेंगे वो उसको एज ऑफ रिटायरमेंट माना जाएगा। अगर इसमें दोनों ने अगर कोई अग्रीड एज नहीं रहेगी रिटायरमेंट की या फिर सुपर एन्युएशन की तो 58 ईयर्स माना जाएगा। मतलब जैसे ही 58 ईयर्स का वर्कर हो जाएगा वैसे उसको रिटायर होना पड़ेगा, अगर दोनों ने आपस में एग्रीमेंट नहीं करी है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने, रिटायरमेंट की या फिर सुपर एन्युएशन की। ट्रांसफर, अगर ट्रांसफर मतलब आपको एक जगह से दूसरे जगह अचानक से भेजा जाएगा तो उसके लिए भी उन्होंने रूल बोले हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में, और ये एक ट्रांसफर पॉलिसी है ये सारे वर्कर्स को कंपनी ने बतानी चाहिए समय पे। ऐसा ना हो कि आप नौकरी पे ज्वाइन हुए और आपको तुरंत बोल दिया गया कि आपका ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर पॉलिसी जो है कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स पोर्टल पे, एचआर का जो पोर्टल होता है उस पर अवेलेबल कर देनी चाहिए। वर्कर जो है उसको ट्रांसफर किया जाएगा ट्रांसफर पॉलिसी के हिसाब से, और साथ ही साथ एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक शॉप से दूसरे शॉप में, या फिर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन जब ट्रांसफर किया जाएगा तब उसका वेज, उसका जो पगार है या फिर उसकी जो सर्विस के कंडीशन है वो उसको एडवर्सली अफेक्ट नहीं करने चाहिए। मतलब आपकी पगार अगर 15,000 है वो अचानक से 12,000 न कर देनी चाहिए, एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए ट्रांसफर का। साथ ही साथ वर्कर जो है एक जॉब से दूसरे जॉब में ट्रांसफर कर देना चाहिए, लेकिन तब जब वो कैपेबल है वो काम करने के लिए। यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है, आप अगर आईटी वाले हो तो आपको आईटी का ही काम में ट्रांसफर कर देना चाहिए, दूसरे किसी प्रोफाइल में आपको ट्रांसफर नहीं कर देना चाहिए। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको परचेज डिपार्टमेंट में ट्रांसफर नहीं कर देना चाहिए, तो क्योंकि उसको सब मालूम रहता है, सेल्स परचेज सब समझता है, तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि उसको वो प्रोफाइल में डाल देना चाहिए। ट्रांसफर में क्या होना चाहिए, एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन वो ट्रांसफर जो है ये वर्कर के कंसेंट के हिसाब से किया जाएगा। और अगर स्पेसिफिक प्रोविजन रहेगी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में, अगर बोला रहेगा कि हम आपको ट्रांसफर करने वाले हैं तो फिर वो स्पेसिफिक प्रोविजन के हिसाब से ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही साथ वर्कर को क्या करना चाहिए, रीजनेबल नोटिस देनी चाहिए, और साथ ही साथ जो उसको ज्वाइनिंग टाइम अलाउ करना चाहिए, आप कौन से तारीख से दूसरे जगह आप ट्रांसफर करने वाले हो, और आपको उसके साथ ट्रांसफर के साथ आपको ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और ये सारी चीजें जो है, और साथ ही साथ 50% का एटलीस्ट आपका जो रेगुलर खर्चे आने वाले हैं उधर के वो आपको देने चाहिए, और तभी ट्रांसफर जो होगा वो इफेक्टेड माना जाएगा। एम्प्लॉयर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं वर्कर को एखादी टीम को या फिर डिपार्टमेंट ऑफिस को इंडिया में और इंडिया के बाहर। मेडिकल एड, अगर आप काम करते हुए अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो इस बारे में जानकारी दी है कि कंपनी ने आपकी मेडिकल की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ये सारी जानकारी दी है। मेडिकल एग्जामिनेशन, आप नौकरी ज्वाइन करने के पहले आपको मेडिकल एग्जामिनेशन जो कंपनी ने जो अपॉइंट किया है वहां पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा,
और साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई वर्कर है उसको खुद को पता है कि मेरे को इन्फेक्शन हुआ है, जैसे ये महामारी हुई है, आपको खुद को पता है कि आपको इन्फेक्शन हुआ है, तो आपने तुरंत आपके कंपनी में बोल देना चाहिए कि मैं मुझे ये इन्फेक्शन हुआ है या महामारी आई है। अगर आपने नहीं बताया तो उसको इलीगल माना जाएगा और मिसकंडक्ट भी माना जाएगा। अगर आपने बताया तो आपको क्या करे, आप उतने दिन तक नहीं आओगे, जितने दिन आप नहीं आओगे उतने दिन आपकी लीव पकड़ी जाएगी और लीव विथ वेजेस पकड़ी जाएगी, जो आपके क्रेडिट में आपको गिरती रहेगी। मतलब जितने आपकी लीव अवेलेबल है उतने लीव, पेड लीव जितने अवेलेबल है उतने लीव आपके पकड़े जाएंगे, उसके बाद आपका बट ऑब्वियस से सैलरी कटना चालू हो जाएगा। सिक्रेसी की अगर बात करें तो आप अगर कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी के कोई भी पेपर्स, बुक, ड्राइंग, फोटोग्राफ, इंस्ट्रूमेंट, जो भी चीज़ों की जानकारी जो है वो आप किसी और को नहीं दोगे अनलेस आपके पास रिटर्न परमिशन है सुप्रियर से आपको जानकारी। आप कंपनी में कहीं फोटो नहीं खींचोगे, ड्राइंग नहीं या फिर बुक्स नहीं कंपनी के कहीं और लेके जाओगे, ट्रेड सीक्रेट कहीं शेयर नहीं करोगे। एक्सक्लूसिव सर्विस, वर्कर जो है कहीं नौकरी कर रहे हो तो आप कंपनी के हिसाब से कंपनी में ही काम करोगे, एक्सक्लूसिव आप कंपनी में ही जॉब करोगे। इसका मतलब आप दूसरे किसी जगह काम एट ए टाइम नहीं कर सकते। आप अपने एम्प्लॉयर से परमिशन लेके आप दूसरे जगह एडिशनल जॉब कर सकते हैं या फिर असाइनमेंट कर सकते हैं। आपके एम्प्लॉयर ने अगर आपके ऊपर कंडीशन डाली है, नहीं डाली है उसके हिसाब से, लेकिन आपको प्रायर परमिशन लेनी जरूरी है अगर आप एक काम करते हुए दूसरा काम करना चाहते हो तो। आगे उन्होंने बोला है कि अगर आपका काम रुक गया, मतलब जैसे आपके कंपनी में आग लग गई या फिर ब्रेकडाउन हो गया मशीनरी का, पावर सप्लाई का, या फिर पैंडेमिक आ गया, जैसे ये बार साल पैंडेमिक आया, या फिर कोई बीमारी फैली या फिर कुछ दंगे हो गए उसके कारण आपकी कंपनी का काम रुक गया पूरा का पूरा या फिर पार्शियली रुक गया और काम करते हुए रुक गया, आपको नोटिस नहीं थी इस बारे में, तो ये इसके बारे में बोला गया है कि स्टॉपेज अगर हो गया वर्किंग आवर्स में तो वर्कर जो है उनको नोटिसेस दी जानी चाहिए नोटिस बोर्ड पे और इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड पे और ह्यूमन रिसोर्स पोर्टल पे कि आपका काम क्यों रुका हुआ है, कितने दिन के लिए रुका हुआ है और अपना आपका काम कब से चालू होने वाला है, इस बारे में भी जानकारी आपने उनको देनी चाहिए, कंपनी को बोला है। और वो कंपनी का हिसाब से उन्होंने ऐसा बोला है कि वर्कर जो है उनको कंपनी में 2 घंटे से ज्यादा रुकने की जनरली जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर अचानक से काम रुका तो 2 घंटे से ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं होनी चाहिए जिस समय स्टॉपेज हुआ तब। और अगर आप डिटेंशन आपका 1 घंटे से ज्यादा आप नहीं कर रहे हो एम्प्लॉयज का, मतलब मान लो कि कंपनी के बाहर दंगे चालू हो गए, अचानक से आग लगना चालू हो गई, तो आपका 1 घंटे से ज्यादा एम्प्लॉय अगर वहां पे नहीं रुकने वाले, डिटेंशन नहीं होने वाला है, तो फिर आप ये केस में एम्प्लॉय को पगार देने की जरूरत नहीं है कंपनी को, अपने एम्प्लॉयज को अगर डिटेन किया है तो। लेकिन आपका जो डिटेंशन है, कंपनी ने एम्प्लॉयज को 1 घंटे से ज्यादा रखा, बाहर दंगे हो रहे हैं इसलिए, तो वर्कर जो है जो डिटेन किए हुए हैं उनको पगार देनी जरूरी है जिस समय तक वो डिटेन है स्टॉपेज के कारण। अगर वो पीस रेट एम्प्लॉयज है, मतलब जिनका प्रोडक्शन पे बेसिस पे वो काम करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग है जहाँ पे पीस रेट काम करते हैं, एक पीस बनाया उसके हिसाब से उनको पगार मिलते हैं, जूता बना रहे तो एक एक जूता जोड़ी के हिसाब से पगार मिलते, तो उनको एवरेज डेली अर्निंग पुराने महीने का लिया जाएगा और इसके हिसाब से उनको पगार दी जाएगी। उनको बाकी कोई कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा स्टॉपेज होने के बाद, लेकिन रीजनेबल नोटिस उनको दी जानी चाहिए जैसे ही नॉर्मल वर्क कब चालू होने वाला है इस बारे में। वर्कर जो है उन्होंने अगर लेड ऑफ किया छोटे समय के लिए, अगर उन्होंने लेड ऑफ किया मतलब काम रोका, में भी प्लांट फेलियर हो गया या फिर कुछ अचानक से प्रोडक्शन कम करने के लिए 1 दिन के लिए उन्होंने रोका थोड़ा सा काम कुछ समय के लिए, तो ये जो पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है इसको कंपलसरी लीव माना जाएगा विथ और विदाउट पे, ये जो पीरियड है इसके लिए। लेकिन वर्कर जो है उनका लेड ऑफ हो गया इनडेफिनेट पीरियड के लिए, बहुत ज्यादा समय के लिए किया गया, तो ये सर्विसेज इसके कारण टर्मिनेट हो जाएगी, उसके लिए एम्प्लॉयज को ड्यू नोटिस देनी चाहिए और उनको उस समय के लिए पेमेंट कर देना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। टेम्पररी काम अगर रोका गया उसको लीव माना जाएगा, लेकिन बहुत समय के लिए अगर रोका गया तो बट ऑब्वियस है सर्विसेज टर्मिनेट हो सकती है और उसके हिसाब से आपको पे मिल जाएगा। एम्प्लॉयर को
कभी कभी अगर स्ट्राइक होता है जिसके पूरा या फिर आधा सेक्शन डिपार्टमेंट जो है वो काम करना रुक जाता है और उसके कारण कंपनी के काम पे अगर असर होता है तो ये कंपनी क्या करती है, वो डिपार्टमेंट है वो क्लोज करते हैं। तो ऐसे केस में बोला गया है कि आपने नोटिस बोर्ड पे लिख के देना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड पे या फिर ह्यूमन रिसोर्स बोर्ड पे, कि ये काम क्यों रुका हुआ है, और वर्कर जो है उनको नोटिफाई कर देना चाहिए जनरल नोटिस से कि काम कब से चालू होने वाला है। कभी कभी स्ट्राइक होते हैं अचानक से, मान लो कि आपका शहर है, वो शहर में अगर मान लो कि स्ट्राइक हो रहा है तो आपको तुरंत देने की जिम्मेदारी जो है कंपनी की है। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नौकरी कब टर्मिनेट हो सकती है, इस बारे में जानकारी दी है। ये इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के उस एम्प्लॉयज को अप्लीकेबल है जिनका वर्क जो है वो टर्मिनेट होता है, जिनके जो कंपनी में 300 से ज्यादा वर्कर्स है, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। 300 से ज्यादा वर्कर्स अगर कंपनी में है उसके लिए ये अप्लीकेबल है। तो आगे लेते हैं जानकारी कि टर्मिनेटिंग एम्प्लॉय जो होते हैं, बट ऑब्वियस टर्मिनेशन किनका होगा, जो परमानेंट वर्कर होगा उसका होगा टर्मिनेशन। तो उसको 1 महीना प्रायर नोटिस दी जानी चाहिए। अगर एम्प्लॉय को अगर नौकरी से निकाला जा रहा है तो उसको 1 महीने की नोटिस देनी चाहिए कि आपको हम निकाल रहे हैं। अगर 1 महीने की नोटिस नहीं दे रहे तो आपको उसको 1 महीने का पगार देना पड़ेगा वो नोटिस पीरियड के बदले में। और बाकी केसेस में उन्होंने बोला है कि रिमेनिंग वर्कर्स मतलब परमानेंट वर्कर छोड़ के अगर बाकी एम्प्लॉयज को आप निकाल रहे हो तो आपको नोटिस जो है वो उन्होंने बोला है कि कैसे दोगे, कि टेम्पररी वर्कर जो है मंथली रेटेड रहेंगे, वीकली रेटेड रहेंगे, पीस रेटेड रहेंगे, या फिर प्रोबेशनल बदली या फिर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के लोग रहेंगे जिनके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं होने वाले हैं। मतलब इसका टर्मिनेशन कैसे होता है, जो बदली वर्कर रहते हैं या फिर टेम्पररी वर्कर रहते हैं या फिर फिक्स टर्म के रहते हैं, इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल अगर नहीं होने वाला है तो उनका टर्मिनेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। जिस तारीख को तक उन्होंने लिया है असाइनमेंट, मान लो कि 3 महीने का आपने काम लिया है कंपनी में, 3 महीना खत्म होने के बाद आपकी नौकरी जो है वो बंद हो जाती है, उसके लिए आपको अलग से नोटिस देने की जरूरत कंपनी को नहीं है। ये बात इन्होंने बोली है। टेम्पररी वर्कर जो है उसको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, उसको एज अ पनिशमेंट उसको नहीं टर्मिनेट किया जाएगा अनलेस आपको मौका ना दिया जाए कि आपको क्यों नौकरी से निकाला जा रहा है, आपने कौन सा मिसकंडक्ट किया जिसके कारण आपको हम नौकरी से निकाल रहे हैं। टेम्पररी वर्कर को अगर नौकरी से अचानक से निकाला गया कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को, तो फिर उसको एटलीस्ट मौका देना चाहिए कि आपको हम क्यों निकाल रहे हैं। नोटिस की जरूरत नहीं रहेगी तो मौका तो दे देना चाहिए, ऐसा बात इन्होंने बोला है। किसी एम्प्लॉय किसी वर्कर का काम अगर टर्मिनेट हो गया, किसी को नौकरी से निकाल दिया गया, तो उसके जो वेजेस जो है और साथ ही साथ बाकी के ड्यूज जो है वो उसको दे देने चाहिए सेकेंड वर्किंग डे के पहले। जिस दिन उसकी काम छोड़ दिया उसके बाद सेकेंड वर्किंग डे तक, मंडे को अगर निकाला तो बुधवार तक उसकी पगार दे देनी चाहिए टर्मिनेटेड एम्प्लॉय की। डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर मिसकंडक्ट, ये सस्पेंशन की बात कर रहे हैं। जनरली सस्पेंशन कैसे होता है कि मान लो कि किसी ने चोरी की, फ्रॉड किया, फिर डिसऑनेस्टी की, या फिर किसी ने ब्राइब ली काम करते हुए, या फिर किसी ने ऑर्डर ही जो आपके जो ऑफिसर होते हैं उसके आपने ऑर्डर नहीं सुने रहेंगे, या फिर आपने क्या किया रहेगा, लेट अटेंड करते हो हमेशा, या फिर आप हमेशा के लिए लेट आते हो ऑफिस में, काम पे ध्यान नहीं देते हो, या फिर आप ड्रंक हो, या फिर आप लड़ाइयाँ करते हो, या फिर आप दंगे करते हो ऑफिस में, या फिर आप काम में बहुत ज्यादा निग्लिजेंस दिखा रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो काम करने में। ये भी आपने अगर कुछ विलफुल डैमेज किया आपके कंपनी के प्रॉपर्टी को, या फिर आप काम करते हुए नींद सो रहे हो काम करते हुए, या फिर आपका काम जो है वो आपका स्लो डाउन हो चुका है, या फिर आपने गिफ्ट लिए हैं दूसरे एम्प्लॉयज से, या फिर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल ऑफेंस लगा हुआ है, तब आपका टर्मिनेशन होता है। और या फिर आपने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी है, आपका नाम, उम्र, या फिर आपके पापा का नाम, या फिर आपका क्वालिफिकेशन, आपका एजुकेशन आपने गलत बोला है, तो साथ ही साथ आपने काम जो है कंपनी का कुछ कोई भी रीजन दी बगैर दिए ही आपने बंद कर दिया है, छोड़ दिया है अचानक से, या फिर आपने किसी को डरा दिया है, या फिर अजॉल्ट किया है सुप्रियर को या फिर कोवर्कर को, या फिर आपने वायलेंस किया है, या फिर आपने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है,
या फिर आपने फॉल्स गलत बिल जो है उसका reimbursement लिया है कंपनी से, ये भी एक रीजन हो सकता है। बाहर गए, कहीं ज्यादा खर्चा कर लिया, खर्चा कम किया लेकिन बिल ज्यादा का लेके आए। या फिर इलीगल स्ट्राइक जो है वो अगर आपने करवाई है कंपनी में, आपको 14 दिन के नोटिस देने की जरूरत होती है वो, लेकिन आपने डायरेक्टली करवाई है तो। या फिर आपने क्या किया, कोई चार्जशीट जो है वो लेने को आपने मना कर दिया, या फिर आपको जो नोटिस जो है वो लेने को आपने मना कर दिया, या फिर आपको जो भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपको बोले गए कंपनी में पहनने को, वो आपने पहनने को मना कर दिया है, तो फिर ये केसेस में आपका टर्मिनेशन हो सकता है। या फिर आपने अनऑथराइज एक्सेस कर दिया है आईटी सिस्टम में, कंप्यूटर नेटवर्क में, एम्प्लॉयर के, कस्टमर के या फिर क्लाइंट के, तो भी आपका सस्पेंशन हो सकता है। ये बारे में जानकारी दी है। तो सस्पेंशन के लिए उन्होंने रूल दिया है कि वर्कर जो है उसको सस्पेंड किया जाएगा। ये नीचे के सारे रीजन में से सस्पेंड कोई भी एक रीजन हो सकता है जिसके कारण आपको सस्पेंड किया जाएगा। सस्पेंड होने के बाद आपका इन्वेस्टिगेशन वगैरह या फिर आपकी इंक्वायरी जो होती है वो होती रहेगी आपके मिसकंडक्ट के अगेंस्ट। अगर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी अगर आपकी हो रही है और इन्वेस्टिगेशन के बाद इंक्वायरी होने वाली है, तो ये सब जो है ये 90 दिन के अंदर कंप्लीट होना चाहिए आपके सस्पेंशन के बाद। जिस दिन आप चोरी करते हुए मान लो पकड़े गए, उसके बाद 90 दिन के अंदर ये सारी इंक्वायरी वगैरह खत्म हो जानी चाहिए। और वर्कर जो है अगर 90 दिन तक अगर इंक्वायरी खत्म होनी चाहिए तो वर्कर जो है उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस देना चाहिए सस्पेंशन के पीरियड में। मतलब वर्कर ऐसे जैसे कि वर्कर काम में ही है ऐसे पकड़ के उसको वो सब्सिस्टेंस अलाउंस देना चाहिए। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्कर जो है सस्पेंड हुआ हो, चलो मैं कहीं और काम कर रहा हूँ तो वहां से कमाता हूँ, इनका इंक्वायरी होता रहेगा, इंक्वायरी के बाद में हाँ जॉब को लगूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कहीं और एम्प्लॉयमेंट नहीं लेना चाहिए, कहीं और काम जॉब नहीं करना चाहिए, तो फिर आपको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा सस्पेंशन पीरियड का। सब्सिस्टेंस अलाउंस की अगर बात करें तो ये सारे वर्कर्स को दिया जाएगा जो सस्पेंड हुआ है। नेमली कितना मिलेगा कि 50% ऑफ वेजेस मिलेगा। वर्कर जो है, आप जिस दिन आपका सस्पेंशन हुआ है उसके पहले आपको जो सैलरी थी वो सैलरी आपको मिलेगी। वो सैलरी का 50% पोर्शन आपको मिलेगा सस्पेंशन पीरियड में। 90 दिन तक आपका सस्पेंशन की इंक्वायरी होती रहेगी, मैक्सिमम 90 दिन में आपकी इंक्वायरी खत्म हो जानी चाहिए, तो 90 दिन तक आपको आपके पगार का 50% मिलता रहेगा। अगर 90 दिन के अंदर भी अगर इंक्वायरी खत्म नहीं होती है तो 75% आपको मिलेगा आपके वेजेस का। ये बात भी इन्होंने बोली है। बाकी उन्होंने रीजन दिए हैं कि कैसे 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 ये होगा सस्पेंशन। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हमें नजर आ रहे हैं कि कैसे कैसे सस्पेंशन होगा, फिर कि सेक्सुअल हरासमेंट के बाद क्या होगा, कि वो वहाँ पे कमिटी बनेगी, वहाँ पे वुमन अपॉइंटमेंट किया जाएगा, एनजीओ अपॉइंट किया जाएगा। ये एम्प्लॉयज का इसका कुछ कंसर्न नहीं है, एम्प्लॉयर्स रिलेटेड है बहुत सारे मुद्दे। लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयज रिलेटेड बात करें तो एम्प्लॉयज की जिम्मेदारियां भी ये कोड में बताई गई है। मतलब आपने कैसे ये ऑर्डर को फॉलो करना है, एम्प्लॉयर्स की भी जिम्मेदारी है। आपके जो अटेंडेंस है, किसी और का अटेंडेंस नहीं लगाओगे, काम पे आप समय पे जाओगे, अपने ऑफिस के जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है वो आप किसी को नहीं दोगे। ये वाले प्रोविजंस इसमें बताए गए हैं एम्प्लॉयज रिलेटेड। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।